Hello everyone, welcome to you all once again, and today we are going to discuss a very last topic or of our first unit, that is solid state. तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो आज बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर कि जो सॉलिड्स होते हैं वो किस किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने का कारण क्या है. बहुत तरह की इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, फिर थोड़ा सा क्यूरी टेम्परेचर. तो छोटा सा टॉपिक होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है. तो आज का जो टॉपिक है वो आपको देखना पड़ेगा और साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का या मैग्नेटिज्म का रीजन क्या होता है कुछ सब्सटेंस के अंदर. तो आइए स्टार्ट यहाँ से करते हैं. पहला टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में क्यों होती है. देखिए, कोई भी सब्सटेंस होगा स्टूडेंट्स, उसमें एटम्स होंगे. देयर आर डिफरेंट एटम्स और उन एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. देयर आर इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट. यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है. अब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो डेफिनेटली इसका मैग्नेटिज्म भी होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कारण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दो तरह के मोशन शो करता है. देखिए, पहला क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के बाहर से क्या होगा, एक पाथ होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है इन ऑर्बिटल मोशन. दिस इज द ऑर्बिटल मोशन. तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट हो. क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट हो. अब मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने म्यू से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको एरो से दिखा दिया. ठीक है, तो ये तो पहला तरीका था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. दूसरी बात क्या हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ही एक्सेस में घूमे, मीन्स अराउंड इस एक्सेस. ठीक है, तो अराउंड इस एक्स घूमेगा, अपनी एक्सेस में घूमेगा, तो क्या होगा, इसका भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा. तो पहला हो रहा है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, जिसको मैं बोल सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं इसको ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन. और दूसरा क्या होता है, ड्यू टू इट्स स्पिन. स्पिन कर रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सेस. तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट. टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट. इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे अर्थ है, पृथ्वी, अर्थ तीन तरीके से घूमती है. हाँ, तीन तरीके से, बेसिकली दो तरीके होते हैं बट एक और तरीका होता है. देखो, पहला क्या होता है, अराउंड इट एक्सिस. अर्थ है अपनी एक्सेस के चारों तरफ घूम रही है इन 24 आवर्स, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, डे एंड नाइट, दिन और रात होती है. दूसरा, अर्थ कैसे घूमती है, अराउंड द सन. सन के चारों तरफ. वो पूरा साइकिल कितने में लगाती है, 365 डेज में. उससे क्या होता है, वेदर पैटर्न मिलते हैं आपको. कोल्ड एंड हॉट मीन्स ठंडा और गर्म होता है, सर्दी और जाड़ा आता है, मतलब ये गर्मी आती है ड्यू टू इट्स व्हेन सन मूव्स अराउंड द सन इन 365 डेज. और तीसरा कैसा होता है, व्हेन अर्थ, ठीक है, अलोंग मूव्स थ्रू द मिल्की वे. जो मिल्की वे है उसके अराउंड घूमती है. ठीक है, अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. तो तीन तरीके हैं बट कॉमनली दो ही यूज होते हैं कि इट्स ओन एक्सेस और अराउंड द सन. तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सेस में घूम रहा है और दूसरा अपने ऑर्बिटल में घूम रहा है. या तो ऑर्बिटल में घूमे तो उसको ऑर्बिटल मोशन कहेंगे और अपनी एक्सेस में घूमे तो उसको स्पिन कहेंगे. दोनों को जोड़ के क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा. इसको हमने एरो से भी यहाँ रिप्रेजेंट किया था क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज समझिए इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज, और ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई भी चार्ज मोशन में होता है किसी भी तरीके से, अगर वो मोशन में है तो इट विल क्रिएट अ स्मॉल लूप ऑफ करंट. वो क्या करेगा, स्मॉल लूप ऑफ करंट जनरेट करेगा. उसके टॉप पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, तो एट द टॉप ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड. क्यों होगा, तो भाई जैसे एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज अगर मोशन में है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. एट द लूप ऑफ द करंट देयर इज आल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड. यही एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है. तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है
तो इसी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड सच सबस्टेंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ा सा डिस्कस दो की कर लेते हैं पहले। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस या इसको आप बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखिए पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूं क्रोमियम +3, या मैं उठा लेता हूं कॉपर +2, या मैं उठा लेता हूं आयरन +3। आप कोई भी देख लीजिए इन तीनों में, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये सबस्टेंस कैसे है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। मींस अगर मैं आयरन को देखूं, देखिए Fe+3 का मतलब ये हुआ, आयरन का एटॉमिक नंबर जानते हैं 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शॉर्टर तरीका क्या है, 3d6 4s2, क्योंकि ये 3d का मेटल, ये हम सीखेंगे कहाँ, कोऑर्डिनेशन के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे। 3d6 4s2, ऐसा आप इसको 11th में पढ़ चुके। तो 3d6 4s2 था, अब +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 s से गए, 1 d से गया, तो d में कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या है, d के 5 इलेक्ट्रॉन है। मींस आयरन जो है वो कैसा, Fe+3 की फॉर्म में कैसा सबस्टेंस है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस तो समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। मींस होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं आपको यहां पर करूं एक्सप्लेन, सपोज मैंने कोई भी ले लिया पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, क्या ले लिया, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ले लिया, यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप बाहर से क्या कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि देयर आर सम मैग्नेटिक लाइंस। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसका ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं बोल सकता हूं B0। ठीक है, इसको एक्सटर्नल बोलो या फिर इसको अप्लाइड बोलो। तो अब क्या होगा कि जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है वो क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो पैरामैग्नेटिक ये सबस्टेंस होते हैं वो जो विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं उसके साथ। मींस क्या होगा, तो इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा अपना, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, तो इनका भी एक अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ रही है, तो ये क्या करेगा, डायपोल इंड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायपोल इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मींस क्या होगा, जो नेट में थोड़ा सा ये तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा इसका। मींस जो एक्सटर्नल यानी कि डायपोल इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये हल्का सा इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये थोड़ा सा इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, इसका भी अपना होगा, तो नेट इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मींस ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, मींस दे मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। अगर अब्सेंट कर दें, इसको हटा दें, तो इसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। मींस ये भी चुंबक की तरह व्यवहार कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज अ मैग्नेट in presence of external magnetic field, but on removing इनका मैग्नेटिज्म भी फिनिश हो जाएगा। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो such substance are known as paramagnetic substance। moreover important क्या है, unpaired electron। क्लियर है, तो पैरामैग्नेटिज्म आपको बहुत जगह यूज होगा, जो भी नेक्स्ट की प्रॉपर्टी मतलब पढ़ेंगे। बस आप दो चीजें ध्यान में रखिए कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरा जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो इनका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। क्योंकि इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, क्रोमियम, कॉपर एंड आयरन, बिकॉज जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर ओवर इट विल एक्ट एज अ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सबस्टेंस दैट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो हेडिंग नेक्स्ट ले हैं, तो लगा लें डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, और इसमें हम लोग ये समझ लेंगे कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। अब देखिए डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वो होंगे जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n कहूं तो n इज इक्वल टू 0,
मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगा, दे आर वीकली रिपेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वीकली रिपेल्ड होंगे। उसका कारण भी क्या होता है, एक्चुअली द रीजन इज, जो रिपेल्ड होंगे बहुत ज्यादा रिपेल्ड नहीं होंगे, बिकॉज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी स्मॉल। मतलब आप ये समझिए, सपोज मैंने एक सब्सटेंस लिया यहाँ पर, दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब भाई इसके अंदर तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, क्या लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये सब्सटेंस थोड़ा सा रिपल्शन शो करेंगे। ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन, यानी कि थोड़ा सा ये इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में थोड़ा सा रिपेल हो जाएंगे, मींस वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक। दूसरा बोला कि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए NaCl, अब देखिए सोडियम और क्लोराइड है इसके अंदर, मींस Na पॉजिटिव और साथ में क्या है Cl नेगेटिव। सोडियम को देख लीजिए, वैसे तो 11 होता है, एक प्लस है तो मतलब 10, 2,8, देख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, देखिए सोडियम होता है NaCl ना, ठीक है, दैट इज 2,8, 1s2, 2s2, 2p4, 2p6, 6 to 8 और 1s2, 2s2, 2p6। अब देख लीजिए 1s के अंदर 2, 2s में 2 और 2p में कितने हैं, दैट इज 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सोडियम के अंदर। अब यहाँ देख लीजिए क्लोरीन, दैट इज Cl माइनस, वैसे तो 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया, 18 हो गया, तो दैट इज 2 8 8। इसका भी कर लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 to 8 to 10, 16 to 18, मींस कोई भी 6 यहाँ भी 6 है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहां पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मिले, समझ लो वो सब्सटेंस कैसा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। NaCl नहीं, और भी एग्जांपल है, जैसे H2O है या फिर TiO2 है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और कारण क्या है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, आर डायरेक्टेड अपोजिट टू अप्लाइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इसके अपोजिट है। मींस यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये सब्सटेंस हल्का सा रिपल्शन शो करेंगे, बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें एक टर्म होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो होने की मतलब वजह से हल्का सा रिपल्शन फील करेंगे, मींस ये वीकली रिपेल्ड होंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, NaCl हो गया, H2O हो गया, TiO2 हो गया। सो सच सब्सटेंस आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसको भी नोट करें, फिर अगली प्रॉपर्टी चलेंगे। अब इन दोनों के बेस पर बाकी की बची हुई 3 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको नोट कर लें जल्दी से। अब आ जाइए थर्ड वन, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर भी लंबा हो जाएगा टॉपिक, बट देखते हैं क्या क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो नोट करो पहला पॉइंट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर बाहर से अप्लाई किया, उसके साथ ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। और ये क्या करते हैं, शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दो, ठीक है, तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज CrO2, क्रोमियम का ऑक्साइड है। स्टूडेंट ये यूज होता है मैग्नेटिक टेप्स को बनाने के लिए, जो ऑडियो कैसेट्स होते हैं, तो मैग्नेटिक टेप्स मतलब बनाने में ये बहुत यूज होता है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे आयरन हो गया या फिर निकिल हो गया, और भी एग्जांपल, आयरन हो गया, निकिल हो गया, या फिर गैडोलियम हो गया,
ठीक है, या फिर CrO2 हो गया, ये एग्जांपल है। मतलब ये क्या होगा कि ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करने लग जाते हैं, मतलब आयरन के मैग्नेट बनाए जा सकते हैं ना, बिल्कुल वही कारण है, क्योंकि ये कैसा सबस्टेंस है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, मतलब ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब आप समझो ऐसा होता क्यों है। अब आप देखो कोई भी आयरन का एटम, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आयरन की बात ये कर ले, सपोज ये आयरन का ब्लॉक है, इसमें आयरन के छोटे छोटे एटम्स होंगे और उन एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो इसके अंदर एक्सेस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, आयरन का एटम है तो आयरन का इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने आप डोमेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में गए, आपकी क्लास में 40 बच्चे पढ़ने के लिए आए, आपकी क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन 40 में से क्या होगा कि 5-5 के ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे कि हम 5 बच्चे एक साथ ये पढ़ेंगे। हालांकि सबका काम क्या है, पढ़ना है, ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डोमेन्स में, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में आ जाते हैं, उनको डोमेन्स ये कहते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये ऐसे करके आ जाएंगे, कुछ ऐसे करके आ जाएंगे, कुछ ऐसे करके आ जाएंगे, और कुछ क्या आ जाएंगे, ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, तो हालांकि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये काहे में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे डोमेन्स में बन गए, मतलब ग्रुप्स में आ गए। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया, हालांकि सबका काम वही है, फोकस स्टडी करना, बट यहाँ पर भी सबका काम वही है, मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं सभी को, बट ये छोटे छोटे डोमेन्स में आ जाएंगे, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में आ जाएंगे, इनको डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जैसे ही आपने इनमें बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एक मतलब पूरा एक जो डोमेन है ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। मींस ये अपना मैग्नेटिज्म शो करना शुरू करेगा, ये वाला अपना शो करना शुरू करेगा, ये वाला अपना शो करेगा, ये वाला अपना शो करेगा। ठीक है, डोमेन्स ने अपना इंडिविजुअल मिलके अपना मैग्नेटिज्म शो करना शुरू किया। अब जैसे क्या होगा, ये अप्लाई किया तो ओवरऑल जब इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया तो ये कि इनका एक बुक में भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनकी जो अलाइनमेंट होती है डोमेन की, ठीक है, ये सब एक डायरेक्शन पर आ जाते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन पर आ गए, तो इस वजह से सारे के सारे अनपेयर्ड थे, अब ये सारे सारे डोमेन मिलके, जो इंडिविजुअल कर रहा था वो डोमेन मिल गया, ये डोमेन मिल गया, ये डोमेन में आ गए, और जैसे ही हमने बी नॉट अप्लाई किया ये सारे के सारे डोमेन एक डायरेक्शन पर आ गए। ठीक है, एक डायरेक्शन पर आने की वजह से अब कहीं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब ये डोमेन्स बन गए सारे के सारे, और सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मीनिंग इसका ओरिएंटेशन एक तरफ को हो गया। तो इस वजह से क्या होगा कि ये पैरामैग्नेटिज्म तो शो करेंगे लेकिन उनसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब डोमेन्स की अलाइनमेंट सबकी एक तरफ हो गई। सो दैट्स व्हाई दिस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस इज अ केस ऑफ लार्ज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक तो है ही लेकिन उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोमेन में आ गए, और ये डोमेन की अलाइनमेंट एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगी, एक तरफ हो गई। सो दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस इज अ केस ऑफ लार्ज पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, इट इज अ केस ऑफ लार्ज पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर होगी बात। एग्जांपल की बात मैंने ये बता दिया आपको, आयरन, निकिल और CrO2, क्रोमियम का ऑक्साइड। और भी एग्जांपल है बट दो तीन तीन आप याद कर ले, तो इसको नोट कर ले अच्छे से। फिर चलते हैं वेरी नेक्स्ट, दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, अब देखिए एंटी फेरो क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, लगाए हेडिंग एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब केस वही है, ठीक है, मींस डोमेन्स बने, इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, देयर इज आल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। पहला पॉइंट लिख लें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट होंगे। बट अब यहां पर क्या होगा, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है, दे आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिज्म, बट इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इट इज जीरो, दे हैव जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डोमेन्स इसमें भी बने जो प्रीवियस केस में क्रिएट हुए थे। अब जैसे ही आपने इन डोमेन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डोमेन्स बने हुए थे वो कैसे अलाइन हो गए, इस तरीके से अलाइन। ठीक है, एक अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो भाई इसका कुछ होगा तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया इनका, जीरो हो गया। मींस
ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन, एंटी फेरोमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो भाई पैरामैग्नेटिज्म शो करना चाहिए था, लेकिन उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने डोमेन्स में आए और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये इस तरीके के सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो डोमेन्स एक दूसरे के कैसे हो गए, एंटी हो गए। तो इसने शो किया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने शो किया, कैंसिल प्लस माइनस, तो ओवरऑल इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बट दिस वाज 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, एक डोमेन प्लस माइनस ऊपर नीचे। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख लो, MnO हो गया, या फिर Fe2O3 हो गया, ये NiO हो गया, या FeO हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the orientation of domains becomes like this, they will cancel out to each other, so that's why their magnetic moment is 0. so such substance are known as anti ferromagnetic substance. इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं आज के लास्ट प्रॉपर्टी जो इनकी होती है, दैट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए पहली चीज, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इनको भी पैरामैग्नेटिज्म दिखाना चाहिए। ठीक है, बट यस दे एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट, बट ड्यू टू द डोमेन्स, अगेन फिर यहां पर डोमेन का केस आएगा, दे विल शो वेरी स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो इसका क्या होगा, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मींस ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट है, तो ये डोमेन्स में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है भाई, कुछ ऐसे डोमेन्स ये बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ ऐसे डोमेन्स भी बने। बट अब ये डोमेन्स जो थे, और भी डोमेन्स होंगे। ठीक है, बट ये ओवरऑल जो डोमेन्स का जो अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखिए ये डोमेन्स इस तरीके से बन गए। ठीक है, अब आप देखो इनके अंदर 1 2 3 4 तो ऊपर है, 1 2 नीचे, तो दो ने, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल कितना बचा। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। होना कितना चाहिए था, 1 2 3 4, एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 का होगा, 4 की वजह से होगा, बट होगा कितने की वजह से, 2, क्योंकि बाकी के डोमेन्स कैसे ये अलाइन हो गए, अपोजिट अलाइन हो गए, तो उनने इनको कैंसिल किया होगा। So overall, due to the unpaired electron, we are expecting they will show a large paramagnetism, but due to the alignment of these domains, they will show very small paramagnetism. ठीक है, ठीक है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपने तीनों केस पढ़े, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, डोमेन्स बने थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो डोमेन की अलाइनमेंट ऐसी हो गई, तो वो अलाइनमेंट क्यों हुई, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस। इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, तो इसके भी एग्जांपल्स कुछ हैं, उनको भी ये नोट कर सकते हैं, दैट इज MgFe2O4 हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं ZnFe2O4 हो गया, या फिर मतलब मैग्नेटाइट हो गया, या फिर ये Fe3O4 हो गया। तो ये सारे सब्सटेंस क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनमें अलाइनमेंट होना तो चाहिए था लार्ज पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट डोमेन्स की अलाइनमेंट ऐसी हो गई कि हमें कम मिल गया। तो पैरामैग्नेटिज्म का केस फेरोमैग्नेटिज्म में ज्यादा था, एंड फेरी में क्या हो गया, कम हो गया। सो दे आर लेस पैरामैग्नेटिज्म, इट इज अ केस ऑफ रिड्यूस्ड पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म ये क्या था, केस ऑफ लार्ज पैरामैग्नेटिज्म, और ये क्या है, केस ऑफ रिड्यूस्ड पैरामैग्नेटिज्म। तो ये हमारी बात हुई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, सॉरी फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन दे आर शोइंग लेस पैरामैग्नेटिज्म या लेस मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ अगेन डोमेन। दो के बाद तीनों केस हमारे डोमेन्स के ऊपर बेस्ड थे। अब इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है, उसको भी नोट कर लें, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं या एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरो या फेरी, ठीक है, ये जो सॉलिड्स होते हैं
ये चेंज हो सकते हैं किस चीज में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरो, एंटी फेरो या एंटी फेरी जो सब्सटेंस या सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड को चेंज किया जा सकता है किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कब, जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, Fe3O4 ये सॉलिड है, ठीक है। तो जो Fe3O4 है, इसको अगर आप हीट करो लगभग 850 केल्विन के आसपास, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। यानी फेरी मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरी जो सॉलिड्स होते हैं, ऑन हीटिंग दिस टेम्परेचर, मतलब स्पेशली ये इसकी बात है, बट हर सॉलिड के लिए होता है। हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ये टेम्परेचर, मतलब ये बोल सकते हैं कि हर फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर होता है, जहां पर वो क्या होगा, वो उस टेम्परेचर तक वो प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो क्या करेगा, देयर इज नो फेरोमैग्नेटिज्म, उसका कोई भी फेरोमैग्नेटिज्म नहीं होगा। यानी कि हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको लिख सकते हैं, ईच ferromagnetic substance has a characteristic temperature above which there is no ferromagnetism, above which there is no ferromagnetism found, is called Curie temperature। इसको, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जाएगा तो उसका फेरोमैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। देयर इज नो फेरोमैग्नेटिज्म फाउंड above a specific temperature of each ferromagnetic substance, that specific temperature is known as Curie temperature, उसको क्यूरी ताप बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बात हुई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो आज हमारा फर्स्ट यूनिट दैट इज सॉलिड स्टेट फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट आफ्टर वन डे वी विल बी प्रेजेंट नेक्स्ट यूनिट 2 दैट इज सॉल्यूशन। So regarding this lecture, if you have any kind of doubt, so you can make your doubt clear on by posting it on comment section. So till then, just revise it. Thank you and have a nice day.